नमस्कार। नाम है हमारा सविता व्रत मंडल। स्वागत है आपका मार्गदर्शन और परामर्श के इस नए कार्यक्रम में। आज का विषय है सेल्फ कंसेप्ट यानी कि आत्म अवधारणा। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि इस विषय वस्तु में किन पहलुओं पर हम ध्यान दें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये है क्या भला और इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए और ये हमारे अंदर कैसे बनता है। सेल्फ कंसेप्ट बनने का आधार क्या है। फिर देखेंगे कि पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट की संरचना में गड़बड़ी कैसे होती है और हम पेरेंट के रूप में कैसे समझेंगे कि हमारे बच्चे में नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। और सबसे अंत में यह देखेंगे कि माता पिता के रूप में हम बच्चों में कैसे पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट है क्या? हम अपने बारे में जो धारणा रखते हैं, यानी कि अपने शरीर के गठन या अपनी योग्यता या फिर किसी विशेषता के बारे में, जैसे कि मैं ब्रिलियंट नहीं हूं पर मैं बहुत मेहनती। तो इस तरह का जो धारणा हम अपने अंदर रखते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। अगर हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं तो बच्चों में पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट बना सकेंगे जो उसके व्यक्तित्व और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने में सहायक होगा। अब हम समझते हैं कि आत्म अवधारणा बनता कैसे है। ये जन्म से ही नियमित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरने के कारण बनता है और उनसे सामना करने के कारण बनता है। इस दौरान हम अपने व्यवहार, योग्यता और विशिष्टताओं का मूल्यांकन करते हैं और इससे हम अपने बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जैसे कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, मैं कोई टूटे हुए मशीन को जोड़ सकता हूं। तो इस तरह से हम अपने बारे में एक कंसेप्ट बनाते हैं। बड़े होने पर यह काफी व्यवस्थित हो जाता है। अब हम कार्ल रॉजर के अनुसार सेल्फ कंसेप्ट की संरचना को समझते हैं। उनके अनुसार ये 3 तरह के सोचों को मिलकर के बनता है। पहला है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, लंबा, मोटा, नाटा, ताजा, चालाक, मूर्ख। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं और वो जो हम वास्तविक रूप में हैं, ये दोनों मेल खाए। हम ऐसा सोचते हैं कि हिंदी को एक बार पढ़ के हम 90% मार्क्स ला सकते हैं, पर वास्तविकता में अगर ऐसा हम करते हैं तो हम केवल 60% मार्क्स ही ला सकते हैं। अब कार्ल रॉजर का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल्फ एस्टीम, यानी कि हम अपने आप का मूल्यांकन क्या करते हैं। और ये एक तुलनात्मक विचार है, तुलनात्मक अपने परिवेश में। और तीसरा आधार है, हम अपने आप को कैसे देखना पसंद करते हैं, यानी कि आइडियल सेल्फ। जैसे 12 क्लास के बायोलॉजी पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखना पसंद करते हैं, पर हो सकता है कि उनमें वो योग्यता नहीं हो, उनकी योग्यता कहीं दूसरी जगह, वो अच्छा ड्राइंग करते हैं इत्यादि। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट बनता कैसे। अगर किसी का सेल्फ कंसेप्ट उसके आइडियल सेल्फ से मेल खाता है, यानी कि वो अपने बारे में जो सोचता है और उसके आदर्श स्थिति में वो जैसा होना चाहता है, दोनों में मेल खा रहा है, तब वो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के रूप में डेवलप करेगा और वो एक पॉजिटिव व्यक्तित्व के रूप में डेवलप करेगा। पर साधारणतः
सेल्फ कंसेप्ट माता पिता और विद्यालय के कंडीशनल लव या अनकंडीशनल लव के कारण ही गठन होता है। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर माता पिता कहते हैं कि अगर तुम 90% मार्क्स लाओगे तो तुमको एक मोबाइल खरीद के देंगे, तो अब वो बच्चा उतना मार्क्स लाने में असक्षम है और उसका ये अनुभव उसे ये सोचने को मजबूर करता है कि वो माता पिता या शिक्षकों के प्यार के योग्य नहीं। यही अगर हम उसे निशर्त प्यार देते हैं यानी कि अनकंडीशनल लव दिया जाता है, तो उसका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ मैच खाएगा, क्योंकि उसके पास कोई शर्त नहीं और उसमें एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट का विकास होगा जो उसे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सफल होने में सहायता करेगा। चलिए अब समझते हैं कि एक बच्चे में नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट कैसे बनता है। चलिए अब समझते हैं कि एक बच्चे में नेगेटिव सेल्फ घर कर गया है, इसको कैसे समझेंगे। तो अगर बच्चा स्कूल में हमेशा रिजल्ट खराब कर रहा है, अगर बच्चा का दोस्त का संख्या बहुत कम है, वो दूसरों की तुलना में अपने आप को कम आंकता है, दूसरों के द्वारा दिया गया मुबारकबाद को वो अस्वीकार करता है, हमेशा दूसरे बच्चों को वो छेड़ता रहता है, उसे हमेशा गुस्सा आ जाता है, स्वभाव से वो ईर्ष्यालु हो और नए चीजों को पर वो प्रयास ना करे। तो अगर ये सब है तो उसमें नेगेटिव सेल्फ या नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर गया है या कर रहा है। अब यह जानने के बाद हम यह समझते हैं कि माता पिता बच्चों को कैसे पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट बनाने में सहायता कर सकते हैं। बच्चों को दुष्ट बच्चों के रूप में लेबल ना करें, यानी कि उसे हमेशा बुरा भला ना कहे, उसे बुरा ना बोले। दूसरा, उसके इन बढ़ते हुए उम्र में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर दे, जैसे नाटक करना, फुटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, गाना गाना। तीसरा यह है कि बच्चों को हमेशा यह विश्वास दिलाए कि आपको उसके अच्छाई पर और योग्यता पर भरोसा है। घर में सभी एक साथ समय बिताएं। बच्चों के इंटरेस्ट को आप लोगों का समर्थन मिले, आप लोगों मतलब माता पिता। घर में तर्क संगत नियम बनाएं और उसको प्यार के साथ लागू करें। बच्चों को उनके इमोशंस यानी कि भावनाओं को संतुलित करने में सहायता करें। उनके साथ सदा जुड़ा हुआ रिश्ता बनाए रखें। उसे अपने वातावरण को समझने, पता लगाने और स्वच्छंदता के साथ प्रश्न पूछने का अवसर दें। उसके द्वारा किए गए सभी प्रचेष्टाओं को उत्साहित करें। तो ये है आपका कर्तव्य। आप सभी यह जरूर बताएं कि आप इस विषय में और कुछ जगह जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप मुझे ईमेल से संपर्क करें। धन्यवाद।